हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत के तुरंत हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, राइट इन ब्रीफ अबाउट इकोलॉजी। परिस्थितिकी के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हमें इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले देखना है, ब्रीफ में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि जो इकोलॉजी है वो एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग बीइंग्स हैं वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि क्या कनेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के और इन्वायरमेंट के बीच में। इकोलॉजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो इकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जैसे कि ओइकोलॉजी, ओइकोस जिसका मतलब है हाउस, और लोगस, लोगोस का मतलब है स्टडी। कहने का मतलब स्टडी ऑफ हाउस, और स्टडी ऑफ हाउस मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो स्टडी ऑफ हाउस या इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ऐसी स्टडी जहाँ पर हम रह रहे हैं उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए हमें इकोलॉजी क्यों पढ़नी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ह्यूमैनिटी देखनी है। जहाँ पर हम रह रहे हैं, मान लीजिए हम घर पे रहते हैं तो हम घर को अच्छे से साफ सुथरा, घर में हर चीज़ मैनेज करके रखते हैं। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हमारा सबसे ज़्यादा है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, कि जहाँ पर हम रहते हैं अगर वो इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड इट्स इन्वायरमेंट। बहुत ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए इन्वायरमेंट को समझना, क्योंकि वी हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम में वो काबिलियत है, क्योंकि इंसानों में वो काबिलियत है कि वो अपने आप को मॉडिफाई तो कर रहा है, साथ साथ वो मॉडिफिकेशन कर सकता है इन्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हुए और अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं इकोलॉजी के, फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी। कौन कौन से कारक हैं? दो कारक हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो दो फैक्टर्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जैसे कि बायोटिक का मतलब है ऑल लिविंग बीइंग्स इन इन्वायरमेंट लाइक एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया। जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब कहाँ रह रहे हैं? इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बायोटिक लिविंग बीइंग जैसे कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं और ये सब के सब कहाँ रह रहे हैं? इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है नॉन लिविंग, जैसे कि इनर्ट फैक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ये भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, सनलाइट एटसेट्रा। मिनरल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं इकोलॉजी के, आपको याद रखने हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। हाँ, यहाँ पर अगर कंपोनेंट्स की भी बात आती है, कंपोनेंट्स की बात आती है कि इकोलॉजी के कंपोनेंट्स लिखिए, तो कंपोनेंट्स भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑटोइकोलॉजी, सेकंड है साइनिकोलॉजी। ऑटोइकोलॉजी में क्या हो रहा है? ऑटोइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पीशीज विद देयर इन्वायरमेंट। ऑटोइकोलॉजी का मतलब है जब सिंगल स्पीशीज, एक ही स्पीशीज की स्टडी की जाती है इन्वायरमेंट में। एक स्पीशीज मतलब जैसे इंसान हो गए, इंसान क्या है? एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज के हम कहाँ इंटरेक्शन देख रहे हैं, कहाँ रह रहा है वो? इन्वायरमेंट में। तो उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे ऑटोइकोलॉजी बोलते हैं। ऑटोइकोलॉजी डील्स विद इजी मेजर्ड वेरिएबल्स सच एज लाइट, ह्यूमिडिटी एंड अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द नीड्स, लाइफ हिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज। कहने का मतलब है जब हम सिंगल किसी इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम हर चीज़ देख सकते हैं। कहने का मतलब उसकी हिस्ट्री में क्या हुआ, वो कैसे विलुप्त हुए या फिर वो किस तरीके से आए हैं,
उनका बिहेवियर क्या है, उनकी ऑर्गेनिज्म कहाँ कौन किस चीज़ से उत्पत्ति हुई है, उनकी स्पीशीज़ क्या है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज़ को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से मेज़र भी कर सकते हैं वेरिएबल्स जैसे कि लाइट, ह्यूमिडिटी, या फिर उस जिस टाइम वो लाइट रही हुई है, ह्यूमिडिटी उस टाइम जैसे जिस टाइम पे रह रहे हैं वो, कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीशीज़ की स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर वो किस तरह की लाइफ में पनप रहे हैं, किस तरह की ह्यूमिडिटी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक स्पीशीज़ को उस इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन में देखते हैं। दूसरा है साइनिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी एक ऐसी स्टडीज़ है जिसमें हम इंट्रैक्शन तो देखते हैं अमंग 2 और मोर स्पीशीज। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज का इंट्रैक्शन देख रहे हैं या पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन है जिसको हम उस इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन में देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं साइनिकोलॉजी, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन का इंट्रैक्शन हम चेक करते हैं किसमें, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं, हाउ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक ही इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, प्लांट्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, वो सारे आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर फूड चेन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, जो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को कौन, मेढक खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। तो इस तरीके से जो फूड चेन है, मतलब एक ही साथ हम बहुत सारी स्पीशीज की स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्शन देखते हैं कि वो किस तरीके से उस कम्युनिटी में इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। लेवल्स, अब कौन कौन से लेवल्स हैं इकोलॉजी के अंदर। पहला है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल कहने का मतलब है जो सिंगल है, और ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी या फिर ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को देखते हैं, किस तरीके से बिहेव है उनका, उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को भी चेक करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज, किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है या फिर बढ़ रही है इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। अब एक को तो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, इंडिविजुअल कह रहे हैं, एक, 2 या 2 से ज्यादा को हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन के एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे एक स्पीशीज को मिला के हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। सेम स्पीशीज की, मान लीजिए यहाँ पर हम किसी हाथी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एक एलिफेंट को हम इंडिविजुअल कह रहे हैं, बहुत सारे एलिफेंट हो गए, 50 एलिफेंट हो गए, 50 एलिफेंट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन बोल रहे हैं। वो पॉपुलेशन की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनका स्पीशीज, उनको हम क्या देख रहे हैं, इनहैबिटिंग देख रहे हैं, मतलब उनका रख रखाव कैसा है, उनकी जो हैबिचुअल है, उनको जो हैबिटेट है, रहना सहना, खाना पीना, ये सब हम उस पर्टिकुलर एरिया पे चेक करते हैं। पर्टिकुलर एरिया मतलब जहाँ जिस पॉपुलेशन को चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी हम कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है इकोलॉजी कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब देखिए यहाँ पर हम एलिफेंट्स की बात करते हैं, एलिफेंट के साथ प्लस यहाँ पर कौन आ गया है, मान लीजिए हिपोपोटेमस आ गया है, ठीक है। ये हिपोपोटेमस भी क्या है, ये अलग स्पीशीज है, एलिफेंट अलग है और हिपोपोटेमस अलग है, या फिर हिरन की बात कर रहे हैं, डियर है, वो भी अलग स्पीशीज है, लेकिन वो रह कर रहे एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, घास के मैदानों में रह रहे हैं, जहाँ पे घास उग रही है वो घास खा रहे हैं, पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट, एक कंडीशन जैसी जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो उस कम्युनिटी की स्टडी को करते, इकोलॉजी कम्युनिटी इज मेड ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन, 2 या 2 से ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, इट डील्स विद द एंटायर इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द
इन्वायरमेंट। जब क्या हो रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के दोनों एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में या फिर एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारी अर्थ, यहाँ पर क्या है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, सब चीज़ है, और ये पूरा हमारा क्या है, हमारा इकोसिस्टम है। ये पूरा हमारा क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। नेक्स्ट है लैंडस्केप। देखिए, एक था, ठीक है, एक इंडिविजुअल था, एलिफेंट की बात हो रही है, फिर बहुत सारे एलिफेंट की बात हो रही है, बहुत सारे एलिफेंट के साथ हमने क्या कर दिया, बहुत सारे डियर को रख लिया, बहुत सारे डियर हम देख रहे हैं भाई। जब ये पर्टिकुलर छोटी सी एरिया की बात हो रही है, थोड़े बड़े एरिया की बात हो रही है, थोड़े और बड़े एरिया की बात हो रही है, अब ये थोड़ा और बड़े एरिया की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ इकोसिस्टम की बात हो रही है, जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट है ना, नेशनल पार्क्स हो गए, तो नेशनल पार्क्स में क्या है, बहुत सारी स्पीशीज रह रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है। अब है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या है, इट डील्स विद द एंटायर इकोसिस्टम, मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम हो गए, अमेज़न के जंगल अलग हो गए, है ना, ये नेशनल पार्क्स अलग हो गए, या जो अलग अलग देशों के जो जंगल हैं वहाँ की स्टडी अलग हो गई। तो सॉरी, अलग अलग इकोसिस्टम में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी का रिलेशनशिप देखा जाता है उस इन्वायरमेंट के अंदर, कि किस तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट में वो सारी स्पीशीज जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, वो किस तरीके से वहाँ पर पनप रही है। लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट है बायोम। बायोम का मतलब क्या है, द बायोम इंक्लूड्स ऑल एसोसिएटेड डेवलपिंग एंड मॉडिफाइड कम्युनिटीज अकरिंग विद इन द सेम क्लाइमेट रीजन। बायोम का कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लैंडस्केप्स की स्टडी हो रही है, बहुत सारे लैंडस्केप मतलब बहुत सारी जो मॉडिफाइड कम्युनिटीज है, जो बढ़ चुकी हैं ऐसी कम्युनिटीज, उन सब की स्टडी की जाती है जो सेम क्लाइमेटिक रीजन में है। जैसे यहाँ पर सर्दी है, मान लो इंडिया में सर्दी पड़ती है, तो रशिया में जो सर्दी पड़ रही है, उन दोनों क्लाइमेट कंडीशन क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज अलग हो गई, लेकिन इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, बायोम बोला जाएगा। कि यहाँ पे क्या डिफरेंट जो रीजन है, जो क्लाइमेट रीजन है, यहाँ पर हम किसी पर स्टडी करते हैं हम लैंडस्केप की, इकोसिस्टम की और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट बायोम, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ग्रासलैंड, बहुत सारे ग्रासलैंड्स की हम स्टडी करते हैं। सवाना बायोम, जो सवाना जंगल है, जो डेजर्ट्स हैं अलग, थार डेजर्ट अलग है ना, ये सब डेजर्ट्स अलग हैं। तो ये सब जो बायोम है दुनिया में, अगर हम देखें कितने रेगिस्तान हैं, तो उन सब एक साथ रेगिस्तान की इकट्ठी स्टडी करने को हम बायोम बोल रहे हैं। एक साथ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा जंगल है, एक साथ इस तरह के जंगलों की स्टडी करने को बायोम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है द एंटायर इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है पूरी अर्थ को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पूरी अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। पूरे अर्थ में मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोस्फीयर बोल रहे हैं। उनकी इनहेबिटेट को स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट में अगर समझें तो ये अर्थ है, आप अंतरिक्ष में हैं, अंतरिक्ष आपने क्या देखा, अर्थ देखा, ठीक है। अर्थ को देखा तो वो बायोस्फीयर हो गया। आपको क्या दिखती है, एक लेयर दिखती है कि हमारी अर्थ की बाहर क्या है, ग्रीन कलर की लेयर है, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको बायोस्फीयर है। फिर थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें क्या दिखेंगे कि रेगिस्तान अलग है, रेगिस्तान के एरिया हमें अलग दिखेंगे, हरा जंगल हमें अलग दिखेगा, है ना, नदियाँ हमें अलग दिखेंगी। तो वो क्या हुआ हमारा, वो बायोम हुआ। थोड़ा और जूम करेंगे अर्थ को, फिर ऊपर से और जूम करेंगे, फिर आपको लैंडस्केप दिखेंगे कि अब पर्टिकुलर एरिया, मान लो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पर्टिकुलर एरिया को आप देखेंगे तो वो लैंडस्केप हुआ। फिर और अगर जूम करेंगे तो क्या पता चलेगा कि पर्टिकुलर उस ग्रीनलैंड के अंदर भी एक इकोसिस्टम है ना। बोलते हैं ना, यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम अलग है, तो वो इकोसिस्टम हुआ। और ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको कुछ कम्युनिटी दिखेगी कि हाँ, आपको ये फला वो दिखेगी, स्पीशीज दिखेगी, अच्छा यहाँ पे ये वाले जीव जंतु भी रह रहे हैं, यहाँ पे ये पक्षी भी रह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी हो गई। फिर और जूम करते हैं तो आप क्या और पास जाएंगे, फिर आपको पॉपुलेशन दिखेगी कि हाँ,
ये कम्युनिटी तो है लेकिन ये अलग अलग लोगों की कम्युनिटी है, अलग अलग जानवरों की कम्युनिटी है। फिर और ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको सिंगल एक ऑर्गेनिज्म दिखेगा। इस तरीके से ये लेवल ऑफ इकोलॉजी काम करती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इकोसिस्टम क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहां पर क्या हो रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन सा है? पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर दो इकोसिस्टम आते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जैसे एक्वाटिक मतलब रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, ठीक है, नदियां हो गई। स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी, जैसे तालाब हो गए, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम जैसे समुद्र का इकोसिस्टम है, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो ग्रासलैंड है। हम बोलते हैं घास के मैदान, वो ग्रासलैंड। फॉरेस्ट, जंगल हो गए, डेजर्ट हो गए, ठीक है, रेगिस्तान जिसको बोल रहे हैं, ये अलग अलग इकोसिस्टम है। तो ये दो टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हमने बनाया है। क्रॉपलैंड्स, गार्डन्स, ये सब क्या है? हमने बनाए हैं। हम क्रॉपलैंड्स मतलब जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। गार्डन्स जो हमने बनाए हैं, ये भी तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है। बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं हम गार्डन्स में, बहुत सारे हम फसल खड़ी कर रहे हैं, तो ये भी तो इकोसिस्टम ही क्रिएट कर रहे हैं ना। बहुत सारे जंतु, जीव जंतु ये सब रह रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमने अभी जस्ट बात की थी पहली स्लाइड में, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो दो टाइप के हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी दुनिया को चलाने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा को समझाइए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो हमारी अर्थ जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, हमारी अर्थ जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो कहीं रुक जा रही है, ठीक है। उस रुकने की वजह से हमारी जो अर्थ है वो ओवरहीट हो जा रही है। उस ओवरहीटिंग के इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस। जो अर्थ के आसपास के सरफेस पर ट्रैप हो जा रही है, फंस जा रही है बाय सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं भाई, ये हीट जो जनरेट हो रही है किसी न किसी सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा होगा। और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या करती हैं? हीट बाहर नहीं जा पाती है, हमारी अर्थ में फंसी रह जाती हैं। एक ये क्या करते हैं? एक पर्दा जैसे डाल लेती हैं इसका, गैसेस का, जिसकी वजह से ये हमारी अर्थ को और ज़्यादा ओवरहीट करती हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैसेज है ये? हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हमारी अर्थ ओवरहीट हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वेरियस सिंथेटिक केमिकल्स, बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स भी हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट की? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, ये नुकसान भी करता है और ये फायदा भी करता है। हमारी अर्थ को गर्म रखने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन ये नुकसान भी करेगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारी अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा तपने लगेगी। जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी है, अर्थ बहुत ज़्यादा हीट अप होने लगी है, वो किसकी वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज आर क्रूशियल टू कीपिंग आवर प्लेनेट एट द सूटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। हमारे धरती को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ताकि वो हमारे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सकें। तो इसको हीट चाहिए धरती को। अगर ये नेचुरल गैसेस नहीं होंगी, जैसे कि मैंने बोला ये गैसेस जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये अगर बहुत सारी गैसेस नहीं होंगी तो हमारी अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा।
अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा तो हमारी अर्थ हीट नहीं करेगी, हीट अप नहीं कर पाएगी, और जब हीट नहीं होगी हमारी अर्थ तो ये क्या पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो जीवन जीने के लिए इस धरती का गर्म रहना भी उतना ही जरूरी है। Without the natural greenhouse effects, the heat emitted by the earth would simply pass outwards from the earth surface। और अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ से ये क्या हो जाएगा, हीट बाहर निकलती रहेगी, और अर्थ के पास कम से कम -20 डिग्री टेम्परेचर रह जाएगा अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए हमारे धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इससे क्या, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है धरती है, धरती में ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, दोबारा से हमारी धरती पे क्या करती हैं, आती हैं और हमारी धरती को क्या करती हैं, हीट करती हैं, जिससे हम सर्वाइव हो रहे हैं। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट अप हमारी धरती, बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे, जो आजकल चल ही रहा है कि बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, सी वेव स्टॉर्म्स। इंक्रीज ड्राफ्ट, बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट पड़ेगा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा, हीट आ जाएगी, हीट होगी तो उतना ही इवेपोरेशन होगा, तो कंडीशन ड्राफ्ट की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ पिघलने लगेंगी। लॉस ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज जो है, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, और बहुत सारी हो भी चुकी हैं। आपको भी पता है कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि गिद्ध का हम बोलते हैं कि गिद्ध अब दुनिया से गायब हो गए, हालांकि अभी कुछ अवशेष हैं लेकिन हमारी इंडिया में ख़त्म हो चुके हैं। नॉट इनफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो हीट की वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, धरती इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि फूड नहीं उग पाएगा। मोर हेल्थ रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। चेंजिंग फॉरेस्ट, जो जंगल है वो बदल जाएंगे, कहने का मतलब है जंगल है वो ख़त्म हो जाएंगे। डिक्रीज वाटर लेवल, जो अभी चल ही रहा है कि वाटर लेवल की क्राइसिस कितनी हो रही है, बेंगलोर में अभी हम सुन रहे हैं कि पानी बिल्कुल, धरती का लेवल बिल्कुल बहुत डाउन है, वहाँ पर पानी ही नहीं बचा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। और सबसे डेंजर, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ CFC। सबसे पहला तो हमें यही करना है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं CFC, तो उनको यूज़ करना हमें कम पड़ेगा। फॉरेस्टेशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जंगल लगाना या फिर पेड़ लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेट अ होम एनर्जी ऑडिट, अपने घर की जो एनर्जी है उसको ऑडिट करते रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमारी घर की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है कि बाहर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो एनर्जी वेस्ट होगी तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देगा। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, हमें ऐसी एनर्जी को यूज़ करना है जो रिन्यू हो जाए, मतलब अभी हमने इस एनर्जी को यूज़ करा तो इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। परचेज सोलर पैनल, सोलर पैनल्स को हम यूज़ करेंगे तो उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ईंधन कम यूज़ होगा, ईंधन कम यूज़ होगा तो गैसेस कम रिलीज होंगी। परचेज कार्बन ऑफसेट्स, कार्बन ऑफसेट्स मतलब हमें ऐसे सामान को खरीदना है, ऐसे व्हीकल्स को खरीदना है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदना है जो कार्बन का एमिशन, जो कार्बन को रिलीज कम से कम करे। यूज़ एनर्जी सेविंग लाइट्स बल्ब, हमें ऐसे बल्ब्स को खरीदना है, ऐसे हमें जो लाइट्स हैं, ऐसी लाइट्स खरीदनी है जो एनर्जी को बचा सके, ठीक है। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन है, जो ईंधन का जलना है, उसको हमें कम से कम करना होगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोड डेवलपमेंट इकोलॉजी। शॉर्ट नोट लिखना है रोड डेवलपमेंट पे और इकोलॉजी पे, ठीक है। तो रोड डेवलपमेंट क्या है, रोड डेवलपमेंट, बात बिल्कुल जो शब्द है वो क्लियर है, सड़क का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट। तो रोड डेवलपमेंट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड, नई सड़कों का बनना, उनका मेंटेनेंस होना, उनका डेवलपमेंट होना।
कहीं भी किसी भी रोड का, ठीक है, किसी भी रोड का मेंटेनेंस होना, डेवलपमेंट होना या नई रोड का बनना, प्रिपरेशन होना या कंस्ट्रक्शन होना को हम रोड डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रोड डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? देखिए, रोड मोबिलिटी इन्फ्लुएंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बोलते हैं ना कि फला हम जगह जा रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं कि यार वहाँ की रोड तो अच्छी है नहीं, क्या फालतू में जाना, है ना। या फिर हम एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल पहाड़ों की रोड बहुत अच्छी हो गई है, ईजी है, आराम से पहुंच जाओगे, ज़्यादा रास्ता उबड़ा खाबड़ा नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे। तो ये क्या करता है? बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारे जहाँ पर भी रोड निर्माण होती हैं, जहाँ पर भी सड़कें बनती हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है रोड डेवलपमेंट की वजह से, जिसकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब पहाड़ की अगर रोड नहीं बनी होती तो क्या पहाड़ के लोग हमारे इधर जो प्लेन वाले लोग हैं वहाँ आके रह सकते थे? या प्लेन के जो लोग हैं क्या वो वहाँ पहाड़ों में रह सकते थे? नहीं। तो रोड डेवलपमेंट क्या इंपॉर्टेंट काम करती है? ये कनेक्ट करती है आपस में लोगों को। या फिर अगर रोड नहीं होती तो यहाँ से कहीं भी जहाँ पे हम घूमने जाते हैं वहाँ घूमने जा पाते हैं? नहीं जा पाते। ठीक है, ये सामान का आदान प्रदान करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है किसी भी गुड्स की, किसी भी सामान की, तो बाय रोड आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बहुत सरल आसान वे है कहीं भी सामान पहुँचाने के लिए रोड। तो जो भी गुड्स है, जो भी सामान है, उसका पहुँचना रोड डेवलपमेंट हेल्प करता है। एंड सर्विस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और बहुत लंबे लंबे जो सर्विस देता है वो भी कौन देता है? रोड देता है। कि चलो भाई लद्दाख चल रहे हैं, तो लद्दाख की अगर रोड नहीं अच्छी होगी तो लद्दाख कैसे घूमने जाओगे? तो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंस है रोड डेवलपमेंट की। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल्सो जो रोड डेवलपमेंट है वो क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना अच्छा रोड होगा उतना ही वहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वहाँ के लोगों की वो अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा। कि सड़क अच्छी है तो ठीक है, कोई भी इंसान आके वहाँ पे काम कर सकता है, तो वहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करता है। एंड सोशल इम्प्रूवमेंट, और सोशल इम्प्रूवमेंट होने में भी बहुत अच्छा योगदान रहता है रोड डेवलपमेंट से। बाय इम्प्रूविंग ट्रेड इम्प्रूव होती है, टूरिज्म को हेल्प मिलती है, और एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है अगर रोड डेवलपमेंट अच्छा रहता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड डेवलपमेंट होगा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन, क्यों करना है, मतलब हमें जाना ही क्यों है, ट्रांसपोर्ट ही क्यों करना है? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मास प्रोडक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइसेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? जो कोई भी मटेरियल का जो प्रोडक्शन है, उसका बनना है, और उसकी जो प्राइस है उसको स्टेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिस सिटीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आर्थिक तंगी नहीं आएगी। ट्रांसपोर्ट, आपने अक्सर देखा होगा जो गांव देहात, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर रोड क्योंकि अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी थोड़ा निचले स्तर पर है। और यही रीज़न है कि जो अर्बन सिटीज़ है, जो मॉडिफाइड सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ है, जो अच्छे शहर है, वहाँ की रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, या वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने के लिए मिलती है, कि वहाँ पे किसी भी तरीके का बिजनेस हो जाएगा, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ईजी होगा लोगों को पहुँचना। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कि एक जगह के लोग जो दूसरी जगह जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, जो कल्चर है वो आपस में इंटरेक्ट करता है, कल्चर आपस में कनेक्शन में आता है। तो उसकी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं आपस के, उनमें सोशल गैदरिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से सोशल डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर भी वहाँ का अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करें इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी हमने जस्ट अभी पढ़ा, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उस इन्वायरमेंट में रहने वाले, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में रहने के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट।
यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कनेक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट में। इकोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ओक्योस हाउस, और लोगोस मतलब स्टडी, जिसका मतलब है इन्वायरमेंट की स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हमें प्रदूषण के बारे में बताना है, प्रदूषण के प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहले पोल्यूशन पता होना चाहिए, पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन को हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक ये क्या है, हार्मफुल मटेरियल है या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में घुल चुके हैं। इट इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये एक बिल्कुल बेकार ऐसी कंडीशन है इन्वायरमेंट की जिसे हम ना ही तो क्वालिटी में अच्छी कह सकते हैं और ना ही क्वांटिटी में। कहने का मतलब इन्वायरमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही गड़बड़ा गई है, जिसको हम पोल्यूशन कह रहे हैं। अब कितने टाइप के पोल्यूशन है? वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है और लाइट पोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम बारी बारी सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है वाटर पोल्यूशन। जरूरी नहीं है एक पोल्यूशन के बारे में ही क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर कोई भी पोल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन क्या है? जल का प्रदूषण। जब पानी पीने योग्य नहीं रहा या पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं रहा तो उसे वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। पानी क्या हो गया? गंदा हो गया, दूषित हो गया, कंटामिनेट हो गया है, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। पानी सिर्फ पीने वाला सिर्फ यही नहीं कि जो हमें ऊपरी से मिल रहा है, जो हमारा धरती का जल है वो भी क्या हो गया है? ग्राउंड वाटर का लेवल भी बिल्कुल बेकार हो गया है, वो पीने योग्य नहीं रहा। हम बोलते हैं ना कि आगरे का पानी इतना अच्छा नहीं है जितना हमारे इधर मेरठ बिजनौर और ये जो अपने उत्तराखंड की तरफ हम बढ़ते हैं वहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा है। क्यों है? क्योंकि उस तरफ के एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो कैसा हो गया? दूषित हो गया है। या फिर पंजाब में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर भी वहाँ का ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल कंटामिनेटेड है। ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो वाटर पोल्यूशन का जो कॉज है वो किस किस की वजह से? इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रीज बनी है, जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी हैं वहाँ पर क्या है? इंडस्ट्रियल अपने जो वेस्ट है वो किस तरफ निकालते हैं? जहाँ जो पानी के स्रोत हैं, नहर, नाले, उन सब में निकालते हैं, जिसकी वजह से वो पानी गंदा हो गया है। इंसेक्टिसाइड्स, जो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं, या फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ऑयल स्पिल्स जो ऑयल रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या करता है? ये हमारे जो पानी है, धरती का पानी, उसको ये पोल्यूट करता है। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी बॉडी पे? तो कफिंग हो सकती है, खराब पानी पीने की वजह से कफिंग, खांसी वांसी हो सकती है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकती है, कहने का मतलब जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन टू आई, आँखों में जलन, नाक में इन्फेक्शन या फिर जलन, गले का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ठीक है, थकान हो सकती है, कोलरा जैसी कंडीशन भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये कॉमन है कि अगर बहुत गंदा पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से कोलरा हो जाता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, डिसेंट्री हो सकती है, हेपेटाइटिस ए, थायराइड और पोलियो जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर इतना हमने रोक लिया तो भी हम इसको बचाव कर लेंगे। तो कैसे? सबसे पहले डिस्पोज ऑफ वाटर वेस्ट प्रॉपरली। जो अपना जो कचरा है, ठीक है, उस वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करें। ऐसा नहीं कहीं भी नहर में फेंक दिया, कहीं भी नदियों में फेंक दिया, या कहीं भी ऐसे जो आसपास के जंगल होते हैं उनके पास फेंक दिया, नहीं, उसको अच्छे से डिस्पोज करना है। प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम करें, कम से कम इसको यूज़ करें, प्लास्टिक वेस्ट को रिडक्शन उसका कर दें। कहने का मतलब जो पानी की बॉटल है उसको कम से कम यूज़ करें, इधर उधर ना फेंकें। ठीक है, हम देखते हैं समुद्र में या फिर जो जितने भी हमारे सीज हैं उनके लेवल पे जब हम देखते हैं सबके सारी बॉटल हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट है, समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, वो वापस हमें रिटर्न कर देता है। तो कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। वाटर कंजर्वेशन, पानी को कंजर्व करें, बारिश के पानी को सेव करें।
केमिकल यूजेस कैन बी रिड्यूस्ड। जो केमिकल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिटर्जेंट हम घर में यूज़ कर रहे हैं, जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि बेफिजूल में हम सर्फ के सर्फ डाले जा रहे हैं। कम से कम यूज़ करें, अगर बच सकते हैं तो बच जाना चाहिए। ठीक है। कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, जो सॉइल का जो इरोजन हो रहा है उसको भी कम करें। ठीक है। मेंटेन योर कार को इस तरीके से मेंटेन करें ताकि उससे जो वाटर पोल्यूट हो रहा है वो ना हो। ठीक है। अपनी कार को मेंटेन करेंगे तो वॉशिंग में कम जाएगा, तो पानी गंदा कम होगा, वेस्ट कम होगा। रिवर सरफेस क्लीनिंग, जो नदियां हैं, नदियों के आसपास सफाई रखें ताकि जो वहाँ का पानी है वो साफ शुद्ध रहे। स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट, तूफान के टाइम पे जो पानी आ रहा है वो वेस्ट ना हो, उसके अच्छे से मैनेजमेंट उसका करें ताकि वेस्टेज ना हो। केमिकल हैंडलिंग, और जो भी हम केमिकल इंडस्ट्री में या घरों में यूज़ करते हैं उनको अच्छे से हैंडल करें ताकि हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें। ओके, नेक्स्ट पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। एयर इज यूजली कॉम्प्राइज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन। हमारे जो धरती है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% ऑक्साइड गैसेस हैं और 0.1% इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है हमारी धरती पे, ये जो गैसेस का मिक्सचर है ये हमारी धरती में प्रेजेंट है। When the air becomes contaminated with other elements such as poisonous gases or particles, it can cause serious problem to human health. जैसे ही हमारी ये परसेंटेज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो क्या होगा, ये जैसे ही हवा क्या बोलते हैं ना, हवा पोल्यूट हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि ये जो मिक्सचर का जो कॉम्बिनेशन है इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी कर गई है। ठीक है। तो एयर क्या हो गई? कंटामिनेटेड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो अदर एलिमेंट्स हैं, जो जैसे पॉइजनस गैसेस हो गई, ठीक है, पार्टिकल्स हो गए कुछ पॉइजनस, ये सब हमारी हवा में घुल गए हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज़्यादा ईंधन का जलना। इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्री से जो हमारा वेस्ट निकल रहा है, जो धुएं निकल रहे हैं इंडस्ट्री से। इंडोर एयर पोल्यूशन, जो घरों से पोल्यूशन हो रहा है। जंगल जल रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। माइक्रोबियल डिकेइंग प्रोसेस हो रहा है, जो जो रिलीज कर रहे हैं, डिके हो रहे हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे जो धुएं निकल रहे हैं। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, खुले में कूड़ा जल रहा है उससे जो स्मोक निकल रहा है, ये सब के सब क्या है, ये एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कॉज करती हैं, ये कारण बनती हैं एयर पोल्यूशन होने को। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ को? तो स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर जैसी कंडीशन हो सकती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। ठीक है। स्किन एलर्जी कॉज हो सकती है और आंखों में जलन, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। अब क्या बचाव किस तरीके से करें? तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेस्टेशन, जंगल का निर्माण करना। अवॉइड क्रैकर्स, पटाखों को जलाने से बचें। अवॉइड क्रैकर्स। शादी हो रही है, दिवाली मनाई जा रही है, इंडिया मैच जीत गई, कोई इलेक्शन जीत गया, या कोई भी खुशी हम होती है तो हम क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। पटाखे मत जलाओ, पटाखों से कोई खुशी नहीं है, ये इन्वायरमेंट को ही नुकसान कर रही है और लौट के वो हमें ही नुकसान करती है। यूज नेचुरल गैसेज लाइक एलपीजी, नेचुरल गैसेस को यूज करें, जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई। ठीक है। ईंधन को कम से कम चलाएं। यूज बायोगैस का यूज करें। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को ना चलाएं। ड्राइव लेस कार और बाइक, ऐसा नहीं है कि धुएं उड़ा रहे हैं बाइक के साथ या गाड़ियों के साथ, चलाएं गाड़ी, लेकिन अगर बेफिजूल में ना चलाएं, अपने शौक के लिए ना चलाएं, ज़रूरी है तो चलाएं। अवॉइड टू बर्न गार्बेज, जो कूड़ा है उसको जलाने से बचें। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू एनीथिंग दैट कॉजेज कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, ठीक है, वो जब कंटामिनेट हो जाती है या फिर उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, डिग्रेड द सॉइल क्वालिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है जो हम छिड़काव करते हैं खेतों में। इंसेक्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो सकते हैं जो हम खेतों में यूज़ करते हैं अपनी प्लांट्स को ज़्यादा फल देने के लिए।
इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है कि अगर हम इंडस्ट्री वेस्ट बाहर कहीं सड़क पे ऐसे ही फेंक देते हैं, मिट्टी में घुलते हैं वो केमिकल्स, उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। या फिर कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सॉइल पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के? तो सबसे पहला ये हमारी हेल्थ को डैमेज करता है, ठीक है। हेल्थ में हर तरीके की हेल्थ को डैमेज करेगा, क्योंकि मिट्टी से ही हम जुड़े हुए हैं, इंसान जो हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। खाना भी खाएंगे, सांस भी लेंगे, ये सब चीज़ डैमेज होती है, हेल्थ हमारी डैमेज होती है। फूड चेन हमारी डिस्टर्ब होती है। लैंड इनफर्टिलिटी होती है। लैंड इनफर्टिलिटी का कहने का मतलब है जो हमारी धरती है उसकी उर्वरा शक्ति जो है, उसकी जो पनपने की शक्ति है, वो जो पेड़ पौधे उगाने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन होगा तो वाटर पोल्यूशन साथ के साथ होगा। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, लैंड इनफर्टिलिटी का मतलब है डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी। प्लांट ग्रोथ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट उगने में, बढ़ने में दिक्कत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्यों होगा? क्योंकि सॉइल पोल्यूशन की वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होगी। लैंडस्लाइडिंग हो तो पेड़ जाएंगे, नदियाँ डैमेज होंगी, सड़क टूटेंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हमें क्या करना है? ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी कम से कम चीज़ें करनी है जो वेस्ट हो रही हैं उनको कम करना है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उनको रिड्यूस कर दें। ऐसी चीज़ कम करें जो सॉइल पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं। जितने भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको रिड्यूस करें। रीयूज़, प्लास्टिक है या फिर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं तो उनको रीयूज़ करें। रिसाइकिल करें, दोबारा से उनको रिसाइक्लेट करें, ठीक है। मच ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय हाउस होल्ड इज टेकन टू लैंडफिल्स फॉर डिस्पोजल। और घर से जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उनको हम लैंडफिल करें। लैंडफिल मतलब उन्हें हम डिस्पोज कर दें, मिट्टी में दबा सकते हैं। जो भी हमारे घर से जो भी हमारा ऐसा वेस्ट जो हम लैंडफिल में डाल सकते हैं उन्हें लैंडफिल कर लेना चाहिए। लिमिट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज़ करें। आजकल हो रहा है ऑर्गेनिक खेती, वो क्यों बोला जा रहा है? वो इसीलिए बोला जा रहा है ताकि सॉइल पोल्यूशन कम से कम हो। इम्प्रूव हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। जो अगर कोई भी ऐसा वेस्ट है जो कि हमारी धरती को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर सकता है, वो डेंजर है, हैजार्डस है, तो उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करें। ऐसे नहीं कहीं भी उठा के फेंक दिया, कहीं भी जला दिया, उसको अच्छे से उसको डिस्पोज करें। और लास्ट है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को काटे नहीं, पेड़ों को उगाएं। बार बार यही बोला जाता है कि पेड़ बचाएं, पेड़ बचाएं। पेड़ हैं तो हम हैं, अदरवाइज हम भी नहीं हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ रिलीज रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स इन द इन्वायरमेंट। ऐसा पोल्यूशन या ऐसे रिलीज जो कि रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अब रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इंक्लूड माइनिंग फॉर न्यूक्लियर मटीरियल। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें से क्या निकल रहे हैं? न्यूक्लियर मटीरियल निकल रहा है, न्यूक्लियोइड्स, रेडियो न्यूक्लियोइड्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, या फिर जब भी उनकी टेस्टिंग हो रही है, कहने का मतलब परमाणुओं की जब टेस्टिंग होती है, परमाणु बम की जब टेस्टिंग होती है, फिर कहीं भी वो विस्फोट होते हैं, ठीक है, या फिर उनका कहीं भी प्लांट है या उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का मटीरियल जो भी रिलीज करता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? हार्म करते हैं हमारी बॉडीज़ को, क्योंकि इसमें से बहुत अलग अलग तरीके की रेडियो वेव्स निकलती हैं। आपने अगर एग्जाम्पल सुना हो तो चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल एक जगह है, उसका आप सुनना, वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा रेज हार्म करती हैं इंसानों को। और बहुत कॉमन जो हमारे जापान में हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ पे तो विस्फोट ही हुआ था ना, आज तक भी वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया है। वहाँ पे इतना भयंकर विस्फोट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का कि आज तक भी उससे रिकवरी नहीं हो पाई है। तो ये क्या है? हमारी हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन।
और मेडिकल डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के साथ भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। जितनी भी रेडियो एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये सब भी तो क्या रिलीज कर रही है, ये भी तो कुछ रेज रिलीज करती है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब इनसे इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है? कैंसर, हर तरीके का कैंसर हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड कम कराओ, अल्ट्रासाउंड कम कराओ, ठीक है, या एक्सरे कम कराओ, बहुत ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो रेज हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हो भी सकता है कि ऑर्गन डेवलपमेंट ना हो किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप ना हो, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में कभी किसी का हाथ नहीं होता, किसी के पैर, किसी की आँख, किसी का कान, कुछ ना कुछ ऑर्गन अभी भी वहाँ पर ऐसा दिखता है कि किसी एक इंसान के अंदर 10 में से एक इंसान आज भी वहाँ पर हैंडीकैप्ड हो रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में रैशेज हो सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो प्लांट हो, या फिर कोई भी रेडियो न्यूक्लियोटाइड रेडियो मटेरियल हो, किसी भी तरह का जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। उनमें प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि फला फला जो भी मटेरियल है या जो भी कंटेंट, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल है। बैनिंग न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन होना चाहिए। आपको अगर याद होगा, परमाणु, हमारे देश में जो परमाणु टेस्ट हुआ था, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, आपने अगर किसी ने मूवी देखी होगी परमाणु, तो उसका आपको हल्का सा आइडिया होगा कि वो बैन था, लेकिन हमारे इंडिया वालों ने वो टेस्ट किया। वो कैसे कैसे किया वो उसमें है, लिखा है, पता है सबको, ठीक है, उस मूवी में है। तो वो न्यूक्लियर टेस्ट बैन करना होगा, और तभी शायद गवर्नमेंट जो है पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बैन किया गया है कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से रेडियो वेव्स इतनी ज़्यादा निकल रही हैं कि कहीं ना कहीं वो हार्म कर रही हैं। हो सकता है पूरी धरती को वो पोल्यूट कर दे, हमें नहीं पता, क्योंकि न्यूक्लियर जो वेव्स हैं वो कितनी हार्मफुल होंगी, कहाँ तक कितनी रेडियस में फैलेंगी, हमें नहीं पता। एंड यूजिंग अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ऐसे अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें जो कि हमारे इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की एनर्जी को यूज़ करें। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है? आवाज़ का शोर। इतने डेसिबल में सुनो, कम से कम टीवी की आवाज़ रखो, या डीजे इतनी हाई बूम में मत बजाओ। क्यों? क्योंकि वो सब क्या कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं। नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू एन एक्सेस ऑफ अनप्लेजेंट साउंड। एक आवाज़ जब हमें कर्कश लगने लगती है, एक आवाज़ जब हमें अच्छी नहीं लगने लगती है, तो उसको हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। इमेनेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, वो कहाँ कहाँ से हो सकती है? इंडस्ट्री से हो सकती है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी के आसपास किसी का घर होगा, इंडस्ट्री के आसपास, वो समझ सकता है कि बार बार यहाँ से शोर आ रहा है। रेलवे ट्रैक के आसपास किसी का घर है, तो वो समझ सकता है कि बार बार ट्रेन जा रही है, तो कितनी उलझन होती है, अनप्लेजेंट साउंड है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी अगर काम चल रहा है, कहीं पत्थरों की आवाज़, कहीं टक टक की आवाज़, कहीं लोहे की आवाज़, है ना, कि कहीं भी किसी व्हीकल की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि वो हमें, वो क्या करती है? नॉइज़ पोल्यूशन करती है। हैवी मशीनरी, बहुत भारी भारी मशीन है तो बहुत आवाज़ करती हैं। आपने देखा हो घर की मोटर ही कितनी आवाज़ करती है। तो ये जो भारी भारी मशीन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो आना जाना है, हॉर्न्स हैं, ये सब क्या हो रहे हैं? नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। एंड इवन ह्यूमन ऑक्यूपेशन बीइंग रिलीज इनटू एनवायरनमेंट, जो हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी क्या कर रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ज़ोर से मत बोलो, आराम से बोलो। बोलते हैं ना कि आराम से बात करो, सॉफ्ट बोलो, जोर से नहीं बोलो, चीखो नहीं। तो वो क्या है? क्योंकि चीखने के लिए क्यों मना करा जा रहा है? क्यों जोर जोर से बोलने के लिए मना करा जा रहा है? क्योंकि वो सब क्या करती है? नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इफेक्ट क्या है नॉइज़ पोल्यूशन का? क्यों हम मना कर रहे हैं? क्या पोल्यूशन से होगा तो क्या हो जाएगा? हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा जो हैवी मशीन या बहुत हैवी आवाज़ में जो लोग काम करते हैं वो अक्सर ऊंचा सुनते हैं, तो हियरिंग कम हो जाती है। डिस्टर्ब ब्लड प्रेशर। डिस्टर्ब ब्लड प्रेशर हम क्यों कह रहे हैं? आपने कभी सुना होगा, आपने कभी इस चीज़ को इमेज देखा भी होगा, जहाँ पर बहुत लाउड डीजे बज रहा है, वहाँ पर हमारा जो हार्ट है बहुत तेज़ी से पंप करता है,
तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि यार बंद करो यार, ये इतनी तेज़ म्यूज़िक मत चलाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो स्ट्रेस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, सोने में एक असुविधा हो सकती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं गाने वाने बज रहे हैं तो बच्चे और बूढ़ों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जानवरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज हो रहा है वहाँ पर। मेमोरी डिस्टर्बेंस, आपको याद नहीं रहेगा चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है कि आप कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो मेमोरी भी इम्पेयर हो जाएगी, मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या प्रिवेंशन है, क्या बचाव है जिससे हम बच सकते हैं? टर्न ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन यू डू नॉट यूज देम। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को तो उसको बंद कर दें, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आवाज़ ही करता है। लोअर द वॉल्यूम व्हेन यू वॉच टीवी। जब भी आप टीवी देख रहे हैं तो फुल वॉल्यूम ना करके आराम से देखें, ताकि आपके कानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। या फिर जब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं बहुत लाउड म्यूज़िक ना सुने, कम से कम आवाज़ रखें जितने में आपको शोर ना हो, जितने में दूसरों को दिक्कत ना हो। रिमाइंड ड्राइवर्स नॉट टू यूज़ हॉर्न टू मच। जहाँ पर भी आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप बैठे हैं, जो ड्राइवर है उसको आप बार बार ये रिमाइंड दिलाते रहें कि हॉर्न ना बजाएं, हॉर्न कम से कम यूज़ करें। हमारे इंडिया में क्या है, अगर जाम लगा है और दिख रहा है सामने गाड़ी है और उसके आगे भी गाड़ी है, तो भी हम क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। क्यों बजाना है हॉर्न? जब दिख रहा है कि सामने गाड़ी, आप उड़ा के तो नहीं ले जा सकते ना, तो जब उड़ा के नहीं ले जा सकते तो आप वेट करो, जबरदस्ती हॉर्न पै 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 मत करो। अवॉइड फायरवर्क्स मतलब जो क्रैकर्स हैं, जो जैसे पटाखे हो गए, इन सबको अवॉइड करें, कम से कम करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। स्पीक, डू नॉट शाउट। अब बोले तो बहुत ज़ोर से ना बोले, बहुत हल्के तसल्ली के साथ बोले। ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल सेट करें कि आप एक सभ्य इंसान हैं, आप नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करते हैं। अपने घर में भी हम क्या करते हैं, कोई छत पे अगर हमारे घर पे है तो हम बहुत ज़ोर से बुलाते हैं कि जिसका भी नाम है कि नीचे आ जाओ। तो ज़ोर से क्यों बोलना है, आप उठ के वहाँ बाहर चले जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ के बुलाओ। किसी को भी आप कॉल कर रहे हो तो आप आराम से बोलो, फ़ोन पे बात करें तो आराम से बोलो, दूसरों को हमें नहीं सुनाना। तो नॉइज़ पोल्यूशन से बचें। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन क्या है? जब एक्सेस लाइट हो रही है। लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड, इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट की बात नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल लाइट की बात हो रही है। बेफिजूल में लाइट जल रही है हमारे घर में, ठीक है, चार वाले हैं तो चारों जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नीड नहीं लग रही है तो उन लाइट्स को बंद कर दो। अनवांटेड ना जलाएं, इनअप्रोप्रिएट तरीके से ना जलाएं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल को लाइट को यूज़ ना करें। रोशनी में पढ़े, बोलते हैं ना, बड़े पेरेंट्स बोलते हैं कि दिन में पढ़ो, दिन में पढ़ो। क्यों बोलते हैं दिन में पढ़ो? क्योंकि दिन में पढ़ के क्या होगा, नेचुरल लाइट आती है हमारे घरों में, हमारे आसपास एरिया में, क्योंकि दिन में दिन है। आर्टिफिशियल लाइट से क्या हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, जबरदस्ती हम चार बल्ब लगा के पढ़ रहे हैं, तो लाइट पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन, क्या क्या लाइट पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो सर में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो लाइट जलाते हैं, आपने देखा होगा किसी को प्रॉब्लम होती है तो सर में दर्द कंटिन्यू रहने लगता है, थकान रहने लगती है, स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी जैसी फील होती है, घबराहट होती है। लाइट पोल्यूशन डिस्टर्ब इकोसिस्टम, लाइट पोल्यूशन हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। कैसे? क्योंकि कंफ्यूज करता है एनिमल नेविगेशन को। जो चमगादड़ हैं, जो बैट्स हैं, वो या फिर जो बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे जानवर हैं, वो लाइट की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बिंग प्लांट ग्रोथ, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट होगी तो उसकी वजह से हमारे प्लांट ग्रोथ में भी दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि प्लांट का काम है नेचुरल लाइट में ग्रो करना। एंड पॉलिनेशन, और जो पॉलिनेशन होना है, पॉलिनेशन होने में भी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लाइट पोल्यूशन। किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं लाइट पोल्यूशन को? टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब बेफिजूल में जब ज़रूरत नहीं है तो लाइट्स को टर्न ऑफ कर दें। हम क्या करते हैं, लाइट जलाई, उठ के चले गए और वो जली रह गई। लाइट को बंद करें, फ़ैन को ऑफ करें, जहाँ पर भी हैं हम, अगर ज़रूरत नहीं है तो बेफिजूल में लाइट यूज़ ना करें। यूज़ फ्यूअर लाइट्स व्हेन इनसाइड, जब घर में हैं और ज़रूरत नहीं है तो कम से कम लाइट जलाएं। घर में 10 बल्ब हैं तो 10 के 10 जलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस रूम में बैठे हैं आप उस रूम की लाइट जलाएं, काम करें, काम खत्म, बंद कर दी लाइट और ठीक है। अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट,
रात को ड्राइविंग करने से बचे। क्यों बचे? क्योंकि रात में हम ड्राइव करेंगे तो लाइट को हम यूज़ करेंगे, और आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि हमारी गाड़ियों में इतनी हैवी लाइट्स रहती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको रात में डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। टर्न ऑफ ऑल लाइट्स व्हेन गोइंग टू स्लीप, जब सोएं तो जितनी भी लाइट्स हैं वो सब ऑफ करके सोएं। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन डिटेल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि वाटर पोल्यूशन क्या है। ऐसा पोल्यूशन है कि जब पानी क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया है। कौन कौन से रीज़न है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, या फिर जो हम घरों में डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कफिंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आँख, नाक, स्किन, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, थकान हो सकती है, कॉलरा हो सकता है। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या है? पानी से ही तो हो रहा है ना? तो मलेरिया, डेंगू, डायरा, पेचिस, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, पोलियो, ये सब क्या है? वाटर पोल्यूटेड डिजीज हैं जो कि हमें वाटर पोल्यूशन से होती है। वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? तो अपने कचरे को सही से डिस्पोज करें, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, पानी को कंजर्व करें, बचाएं, केमिकल यूज़ कम से कम करें, सॉइल इरोजन होने से बचाएं। ठीक है, कार को मेंटेन करें ताकि वेस्ट ना हो पानी, नदियों को साफ रखें, तूफानों, जब तूफान आए तो तूफानों का मैनेजमेंट अच्छे से हो, केमिकल को हैंडलिंग सही से करें ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो और पानी का जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उससे हम बच सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको ये 5 क्वेश्चन